Now, in the previous lecture, we have already discussed about the जैकोबियन क्लब. हम लोगों ने जैकोबियन क्लब के बारे में थोड़ा सा पढ़ ही लिया था. और उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि जैकोबियन क्लब इज़ अ क्लब विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट. तो जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो वहाँ पर स्टैब्लिश करके मिलते थे, डिसाइड करते थे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह चल रही है. तो जब वो लोग बात कर रहे थे तो उनको एक चीज़ समझ में आई कि डेफिनेटली जो फ्रांस है वो उस दौर से गुजर रहा है जहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं. जो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर बन रहा है, सबको अपने राइट्स मिल रहे हैं. तो क्यों ना हम लोग हमारी भी डिमांड वहाँ पर रखें, क्योंकि आपने ये चीज़ देखी थी पहले भी कि जो थर्ड एस्टेट के मेंबर थे, जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे थे या जिनके पास अच्छा पैसा नहीं था, वो ऊपर तक नहीं जा सकते थे गवर्नमेंट के फॉर्म में, मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते थे. एंड दैट वाज अ मेजर ड्रॉबैक. अब ये मेजर ड्रॉबैक क्यों था? क्योंकि देखो, किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती है जहां पर आपको इक्वल वोटिंग राइट्स ना हो. ठीक है, वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं मिल रहे थे, और जिनके पास पैसा नहीं था वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे. तो थर्ड एस्टेट ने सोचा कि नहीं, हमको इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, रिवॉल्ट वगैरह करना पड़ेगा. तो इनिशियली उन लोगों ने स्टार्ट जैकोबियन क्लब से करा था. एंड देयर लीडर वाज द मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, जो थे वो उनके लीडर थे जैकोबियन क्लब में. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगेन. एंड ये चीज़ हमने देखी थी. अब देखो, आगे बोल रहा है, इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर वेल्डेड बाय द वियरर्स ऑफ द नी ब्रीचेस. अब नी ब्रीचेस मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट वर द लॉन्ग बूट्स विच वर वियर्ड बाय द नोबेल्स. जो बड़े लोग होते हैं, आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि वो लोग जो होते हैं, एलाइट क्लास को बिलोंग करते हैं, वो ऐसे बूट्स पहनते हैं जो कि आपके नीज तक आते हैं, और काफ़ी पहनते से पता चल जाता है कि ही बिलोंग्स टू द हायर सोसाइटी. तो इन चीज़ों को इग्नोर करने के लिए, फैशनेबल चीज़ों को इग्नोर करने के लिए उन लोगों ने क्या करा था, उन लोगों ने नी ब्रीचेस को बॉयकॉट करा था. सो दिस जैकोबियंस केम टू बी नोन एज द सैन क्लूटोस. इन लोगों को सैन क्लूटोस बोला जाता था. ठीक है, इनका नाम रखा गया था, जिसका मतलब होता था कि जो कि नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं. ठीक है, क्योंकि अब रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि नी ब्रीचेस एलाइट क्लास के लोग पहनते हैं, तो इनको बॉयकॉट करने के लिए, बहिष्कार करने के लिए इन लोगों ने मना करा था कि नी ब्रीचेस हम लोग नहीं पहनने वाले हैं. अब सैन क्लूटोस जो मैन थे वो साथ में एक रेड कैप भी पहनते थे. ठीक है, नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट. वो रेड कैप भी पहनते थे, और रेड कैप क्यों पहनते थे? लिबर्टी बताने के लिए. ठीक है, कि अब वो लोग आज़ाद हो चुके हैं पूरी तरीके से, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है उनके ऊपर. लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी पड़ेगी, जो यहाँ पर लिखा है कि सेंट क्लूटोस मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप्स, विमेंस नहीं पहनती थी. इसका मतलब है कि विमेंस को लिबर्टी अभी तक नहीं मिली थी, है ना. अपन ने देखा था विमेंस को राइट्स नहीं थे, कुछ भी करने के राइट्स नहीं मिल रहे थे. ठीक है, वोटिंग राइट्स नहीं थे, उसके बाद सोसाइटी में इतना अच्छा पार्टिसिपेशन नहीं था, तो उनके लिए लिबर्टी वाला कोई सिस्टम ही नहीं था. आप लोग इमेज के अंदर देख सकते हैं जो यहाँ पर दे रखी है. सो दिस वाइट दिस रेड कैप इज वोर बाय द मैन शोइंग द लिबर्टी, और विमेंस के पास में रेड कैप नहीं होती थी, तो वो थोड़ा सा इग्नोर बताती थी कि उन लोगों को अभी तक लिबर्टी नहीं मिली है. ठीक है, नाउ कंटिन्यूइंग विद द फर्दर टॉपिक. अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो हुआ क्या था कि समर के अंदर 1792 के अंदर जैकोबियन ने एक प्लानिंग करी थी. ठीक है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग इंसरेक्शन प्लान करा था. और इंसरेक्शन अब क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने हाईलाइट कर रखा है. तो दैट्स अ वायलेंट अपराइजिंग अगेंस्ट एन अथॉरिटी और द गवर्नमेंट. मतलब वहाँ पर जो अथॉरिटी काम कर रही है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट काम कर रही है, उसके अगेंस्ट में वायलेंट रिवॉल्ट करना. तो इंसरेक्शन अगर आपको टफ लग रहा हो वर्ड, तो आप यहाँ पर रिवॉल्ट भी लिख सकते हैं, रिवॉल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और द वायलेंट रिवॉल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटी और द गवर्नमेंट. तो ये चीज़ प्लान करी गई थी थर्ड एस्टेट के मेंबर ने. ठीक है, जो कि जैकोबियंस के पार्ट थे. तो उन्होंने सोचा था कि देखो, अब यहाँ पर माना नहीं जा रहा है, हमारी बात नहीं मानी जा रही है, हमको वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं दी जा रही है, तो यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है. तो बेसिकली जो पेरिसियंस थे, पेरिसियंस मतलब होता है जो पेरिस के मेंबर्स होते हैं. ठीक है, जिसको अगर अपन इंडिया के मेंबर है तो वी आर द इंडियंस. तो जो पेरिस के मेंबर है देवर द पेरिसियंस. तो जो पेरिसियंस थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे. अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जैकोबियंस जो थे उन लोगों ने अटैक क्यों करा था. तो ये सारी चीज़ें पेरिस में चल रही थी, तो वहाँ पर शॉर्ट सप्लाईज थी खाने की, और शॉर्ट सप्लाई की वजह से प्राइजेस बढ़ रही थी. देखो, मैंने पहले भी आपको समझा रखा है कि अगर सप्लाई कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड अगर बढ़ेगी तो उसकी प्राइजेस भी इंक्रीज होने वाली है. तो इस तरीके से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ों की सिचुएशन बन गई थी. तो इंसरेक्शन इसीलिए प्लान करा गया था अगेंस्ट द अथॉरिटी और द गवर्नमेंट.
ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ द August 10, 1792 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलरिस। तो ट्यूलरिस करके एक पैलेस है जो कि डेफिनेटली अथॉरिटी को वहाँ पर बताता है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी और द गवर्नमेंट। तो जो ट्यूलरिस पैलेस है उसको अटैक करा गया था और वहाँ के जो राजा थे उनके गार्ड्स को मार दिया गया था, मैसेकेर्ड, मतलब दे वर किल्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर द सेवरल आवर्स। मतलब आप सोच लो कि लोग वहाँ पर इतना गुस्सा हो गए थे कि उन्हें राजा के गार्ड्स को मार दिया था और राजा को खुद को एक बंदी बना लिया था। हॉस्टेज मतलब यहाँ पर होता है बंदी, तो बंदी बना लिया गया था और राजा को छोड़ा नहीं था बहुत घंटों तक। और फिर बाद में असेंबली ने डिसाइड करा था, असेंबली ने वोट करा था। देखो असेंबली अब आपको पता होना चाहिए, दैट्स द नेशनल असेंबली, जो फ्रांस की एक नेशनल असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। उन्होंने फाइनली डिसाइड करा था कि जो रॉयल फैमिली है उसको अब जेल में डालना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए करा गया था, देखो पहली मेन दिक्कत तो ये थी कि शॉर्ट सप्लाईज देखने के लिए मिल रहे थे, हाई प्राइजेस थी। और उसके बाद एक और चीज़ ये भी थी कि उन लोगों ने अटैक को फाइनलाइज करने की कोशिश करी थी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो राजा था वो चुप तो बैठेगा नहीं, तो राजा ने अपने लोगों के साथ में मिलकर क्या करा था, उन्होंने एक अटैक प्लान करा था, है ना। और उस अटैक को फाइनली फेल कर दिया गया था, है ना। और अटैक को फेल करने के बाद में फिर नेशनल असेंबली तो चुप नहीं बैठने वाली थी, तो नेशनल असेंबली ने काउंटर अटैक करा, वापस से राजा को पकड़ा, रॉयल फैमिली को पकड़ा और उनको जेल के अंदर डाल दिया था। अब इलेक्शंस हुए, ठीक है। अब 21 साल और उससे ऊपर के लोग रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। दैट वॉज द पावर ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है। अब रिवोल्ट करा, अब रिवोल्ट करने के बाद में गवर्नमेंट इतनी डर गई थी। और क्योंकि देखो बहुत छोटी सी बात है, जो हम लोगों ने ऊपर देखा था उसके अंदर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा था कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ही ऊपर तक जा सकता है। अब क्लर्गी और नोबेलिटी के पास में ज़्यादा पैसा था। माना कि फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी तो नहीं बोलेंगे अपन, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिश हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन हायर पोस्ट पे वही बैठ रहा था जिनके पास पैसा ज़्यादा था। इन शॉर्ट क्लर्गी और नोबेलिटी के पास में पैसा ज़्यादा था, तो कहीं ना कहीं वही ओवर पावर्ड थे जो कि ऊपर नेशनल असेंबली में बैठते थे। तो इन सबको डराना जरूरी था, थोड़ा सा इन लोगों को बताना जरूरी था कि यार तुम लोग गलत कर रहे हो, रिवॉल्यूशन अगर हो रहा है तो हमको भी उसका एक पार्ट बनना है और हम लोगों के लिए भी सारी चीजें इक्वल होनी चाहिए। थर्ड एस्टेट के मेंबर ने डिसाइड करा था, इसीलिए जैकोबियन ने प्लान करा था। नाउ यू कैन जस्ट अज्यूम द पावर ऑफ द जैकोबियंस। तो 18 से 90% पॉपुलेशन पीजेंट थी और थर्ड एस्टेट की थी, तो जैकोबियन की पावर काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। तो जैकोबियन ने प्लान करा यहाँ पर सब कुछ और इंसरेक्शन करा था उसके ऊपर, राजा के ऊपर। और फिर वहाँ पर अटैक करने के बाद में उसको हॉस्टेज बना लिया था और पकड़ के, और फिर फाइनली डिसाइड करा था नेशनल असेंबली ने। एक नॉर्मल वोटिंग हुई थी कि भैया क्या करना है ये बताओ रॉयल फैमिली के साथ में। तो उन्होंने डिसाइड करा कि चलो इसको अब जेल में डाल देते हैं। और हाँ, एक एंड रिजल्ट निकल के आया कि अब से 21 साल और उससे ऊपर के लोग वोट दे सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द वेल्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता है उनकी वेल्थ, मतलब टैक्सेशन से अब कोई मतलब नहीं है। 1792 अगस्त से सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। ओके, नाउ द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। मैंने आपके लिए मार्क कर रखा है, नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट। तो नई जो इलेक्टेड असेंबली है, अब उसको नेशनल असेंबली नहीं बोलते थे क्योंकि उसका नाम दे दिया गया था। जैसे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट बोलते हैं, वैसे ही फ्रांस के अंदर उसको कन्वेंशन बोला जाता है, ठीक है। तो यू कैन रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। उसके बाद में भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑन 21 September 1792 इट अबॉलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। अब इन लोगों ने क्या करा कि जो मोनार्की है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और 21 सितंबर 1792 के दिन फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया था, घोषित कर दिया था कि नाउ दैट्स अ रिपब्लिक। अब यू माइट वंडर कि रिपब्लिक मतलब क्या होता है। तो देखो हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी है कि रिपब्लिक मतलब होता है कि जिसके पास में मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब मोनार्की सिस्टम नहीं चलता वहाँ पे, जैसे कि राजा का बेटा राजा बन रहा है, राजा बन रहा है वहाँ पर। तो ऐसा नहीं होने वाला है। वहाँ पर जो हाईएस्ट पोस्ट होगी, इट माइट बी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वॉट एवर, दे आर गोइंग टू डिसाइड इट लेटर। लेकिन जो भी होने वाला है वो रिप्रेजेंटेटिव होने वाला है। राजा वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया था। देखो पहले क्या था, पहले वहाँ पर मोनार्की चल रहा था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में भी मोनार्क था, माना उसकी पावर्स को लिमिट कर दिया था बट मोनार्क था। तो वो सिस्टम अब 1792 के अंदर पूरी तरीके से खत्म कर दिया था 21 सितंबर के दिन, कि अब तो केवल एक आपको इलेक्टेड, जैसे कि अगर आप अभी इंडिया की कंडीशन देखोगे तो यहाँ पर कोई भी राजा महाराजा कुछ किसी की नहीं चलती है। यहाँ पर जो भी है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके मिनिस्टर्स है, लोकल मिनिस्टर्स है, मतलब सबके सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। सो वी कैन कॉल इंडिया एज एन रिपब्लिक कंट्री। तो सिमिलर कंडीशन फ्रांस के अंदर भी हम लोगों को देखने के लिए मिली थी। तो यहाँ पर दे रखा है
कि रिपब्लिक क्या होता है, आगे वाली लाइन में दे हैव क्लियरली मेंशन। सो अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट का हेड होता है उसको भी इलेक्ट करा जाता है, गवर्नमेंट को भी इलेक्ट करा जाता है, और कोई भी हेरिडिटरी मोनार्की वहाँ पर नहीं होती है। हेरिडिटरी मोनार्की मतलब आप समझ ही सकते हैं कि राजा का जो बेटा होता है वो राजा बनता है। तो इस टाइप का जो सारा वहाँ पर खेल था वो ख़त्म कर दिया गया था। नाउ बस यहाँ पर थोड़ा सा उसके बाद में, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लुई 16 को फाइनली देखो थोड़े दिन जेल में रखा था। जेल में रखने के बाद में उसको मार दिया गया था, ठीक है, मतलब गद्दारी के केस उसके ऊपर गद्दार उसको घोषित करा गया था बाय द कोर्ट। और फाइनली क्या करा गया था, ट्रेसन, हियर इट इज रिटन ट्रेसन, ओके। सो ट्रेसन आप यहाँ पर देख सकते हो, बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री और द गवर्नमेंट। तो ध्यान से समझना, ट्रेसन क्या होता है, ट्रेसन मतलब होता है गद्दारी। तो आपने अगर अपने देश के साथ में गद्दारी अगर करी है तो बहुत सारे नेशन में वहाँ पे जान से मार दिया जाता है, एंड फ्रांस वाज वन ऑफ देम एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो वहाँ पर ऐसा करा गया कि राजा के ऊपर देशद्रोह का आरोप चलाया गया, केस चलाया गया। देशद्रोह मतलब यू कैन से गद्दारी, या फिर इंग्लिश में बात करेंगे ट्रेसन। तो ये सब हुआ और फिर फाइनली राजा को मार दिया गया था। तो 21 जनवरी 1793 के अंदर ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड। तो यहाँ पर ले जाके राजा को मार दिया गया था। नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन कि राजा को वहाँ पर जब बंदी बनाया था तो वो कुछ भी थी 10 अगस्त के दिन, ठीक है, 10 अगस्त 1792। तो 10 अगस्त के दिन राजा को बंदी बनाया गया था, और नेक्स्ट ईयर 21 जनवरी के दिन उसको मार दिया गया था। फिर जो रानी थी मेरी एंटोनिटी, उनको भी सेम यही चीज़ झेलनी पड़ी। रानी को भी देशद्रोह का आरोप चलाया गया फिर बाद में, और रानी को भी मार दिया था। मतलब राजा और रानी दोनों को मार दिया गया था बाय द, जैसे हम लोग बोल सकते हैं, जो कोर्ट था उसके ऑर्डर के थ्रू, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था और उसके थ्रू मार दिया गया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द राइन ऑफ टेरर। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही डरावनी सिचुएशन हम लोगों को फ्रांस के अंदर देखने के लिए मिली थी। अब डरावनी सिचुएशन क्यों हो गई थी, एक साल के अंदर इतने लोगों को मारा गया था वहाँ पर। तो इसका रीज़न हम लोग जानेंगे, तो जानेंगे कि क्यों मारा था, पहली चीज़ किसने मारा था, और जिसने मारा था उसको फिर फाइनली क्या सज़ा मिली थी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो 1793, जैसे कि आपको पता है कि 1793 जनवरी में मार दिया गया था, तो 1793 से 1794 एक साल के अंदर इसको राइन ऑफ टेरर बोला जाता है। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से 2 से लेके 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइन ऑफ टेरर क्या है, आपको बताना है। तो देखो, राइन ऑफ टेरर यू कैन जस्ट स्पीक अबाउट द रॉबिस्फियर। तो रॉबिस्फियर आपको पता ही होगा, अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है हु वाज ही। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए दे रखा है थोड़ा सा, लीडर जो था मैक्समिलियन रॉबिस्फियर, देयर लीडर वाज मैक्समिलियन रॉबिस्फियर। देयर लीडर मतलब ये जैकोबियन क्लब की बात कर रहा है। तो जैकोबियन क्लब का जो लीडर था दैट इज मैक्समिलियन रॉबिस्फियर। उनकी देखो एक पॉलिसी थी। उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होता था कि आपने अगर रॉबिस्फियर की बात नहीं मानी, या फिर आप नोबेल्स और क्लर्की हैं, तो आप दुश्मन हैं और आपको मार दिया जाएगा। और ऐसा वैसा नहीं है कि आपको पकड़ के जेल में डालेंगे या फिर आपके ऊपर केस चलाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अगर आप नोबेल से, आप किसी क्लर्की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप मैक्समिलियन रॉबिस्फियर की बात नहीं मान रहे हो। इनफैक्ट अगर मैक्समिलियन का अगर बेस्ट फ्रेंड भी है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर उसका बेस्ट फ्रेंड भी होता वहाँ पर, और अगर वो बात नहीं मानता मैक्समिलियन रॉबिस्फियर की, तो उसको भी मार दिया जाता। तो एक साल के अंदर रॉबिस्फियर के कहने पे इतने सारे लोगों को मारा गया था, बिकॉज ही वॉज द लीडर, ठीक है। तो लीडर की बात तो इनिशियली मानी जाती है। तो यही सारी चीज़ें एक साल तक चली। सो ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, मतलब उसको हल्का सा भी लगना चाहिए कि रिपब्लिक को दिक्कत दे सकता है। रिपब्लिक मतलब आप समझ रहे ना क्या है, दे आर टॉकिंग अबाउट द नेशन। मतलब उसको लगता था कि मेरे देश के खिलाफ अगर कोई भी खड़ा होता है, whomsoever it may be, उसको भले वो नोबेलिटी के बिलोंग करता हो, क्लर्की को बिलोंग करता हो, या मेरी सेम क्लास को भी बिलोंग करता हो, मेरा दोस्त ही क्यों ना हो, कोई भी हो, देश के अगेंस्ट में जाएगा तो उसको जान से मार दिया जाएगा। नाउ दैट पॉलिसी वॉज नॉट गुड। देखो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, और वैसे भी मारना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है। तो यही वाली बात है कि एक्स नोबेल्स और जो क्लर्की है उनको डेफिनेटली अगर वो एनिमीज की कैटेगरी में जाएंगे तो उनको मार दिया जाएगा। दूसरी पॉलिटिकल लीडर के भी मेंबर्स है तो उनको भी मारा जाएगा। इवन द मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी, मतलब उसने अपने पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ा कि अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो उनको भी मार दिया जाएगा। अच्छा, अब उनका क्या होता था, मारते कैसे थे, पहले अरेस्ट करा जाता था,
फिर जेल में डाला जाता था और फिर बाद में रिवॉल्यूशनरी ट्राइब्यूनल में ले जाया जाता था। रिवॉल्यूशनरी ट्राइब्यूनल मतलब होता है कि आप ऐसा समझो कि एक ऐसी कोर्ट चलती थी उस टाइम पीरियड में जो अगर देश के खिलाफ कोई भी जाता है तो डायरेक्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट के अकॉर्डिंग वर्क करती थी और फटाफट फटाफट सजा दी जाती थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता था उसके अंदर। तो अगर कोर्ट ने ये एक बार डिसाइड कर दिया कि वो गिल्टी है मतलब कि हाँ उसने ये चीज़ करी है, देश के साथ में गद्दारी करी है, तो उसको मार दिया जाएगा, जान से ही मार दिया जाएगा। और मारने का जो एक सिस्टम था वो गुलेटाइन सिस्टम होता था, एज यू कैन सी। तो जो गुलेटाइन सिस्टम है वो क्या चीज़ है, वहाँ पर दो पोल्स होते हैं, एक ब्लेड है, और उसमें क्या होता है कि बस वो छोड़ दिया जाता है और बी हेडेड मतलब पर्सन जो है पर्टिकुलर पर्सन, उसकी गर्दन काट दी जाती है एंड फाइनली तो इस तरीके से मार दिया जाता था और बहुत सारे लोगों को मारा गया था। और गुलेटाइन नाम कैसे गया, तो डॉक्टर गुलेटाइन वहाँ पर थे, गुलेटिन जिसको भी आप गुलेटिन भी बोल सकते हो इसको, तो उन्होंने इन्वेंट करा था इसको, तो उनके अकॉर्डिंगली ये नाम रखा गया था। अब रॉबिस्फियर की जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि देखो रॉबिस्फियर वॉज द लीडर ऑफ द थर्ड एस्टेट और थर्ड एस्टेट के ही लोगों की पार्टी बनी थी, तो रॉबिस्फियर अपने आप में अब जो है वो मेजोरिटी का लीडर हो गया था वहाँ पर। तो उनकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इशू करा था लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। मीट एंड ब्रेड वर राशन and peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at the price fixed by the government। अब यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, क्या चीजें हो रही थी, एक सीलिंग लिमिट लगा दी गई थी। सीलिंग लिमिट मतलब कि अब आपको इतनी ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिलने वाली है, चीज़ों की कीमत इतनी होने वाली है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद में जो पीजेंट्स थे उनको बोल दिया गया था कि जो भी तुम्हारे ग्रेन वगैरह है तुमको सिटीज़ में ले जाके तुमको बेचना ही पड़ेगा, और उसकी प्राइस भी फिक्स कर दी गई थी कि इसी प्राइस पे आपको बेचना पड़ेगा। सो द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। फिर उसके बाद में जो आटा होता है मतलब जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता था उस टाइम पीरियड में, उसका यूज़ जो है वो बंद कर दिया गया था कि वो चीज़ आप यूज़ नहीं करोगे। एंड ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पैन डी एगालाइट जिसको बोला जाता है, जिसको इक्वालिटी ब्रेड बोला जाता है, जो कि वहाँ पर पुअर पीपल एट द पर्टिकुलर टाइम या पीजेंट्स जो है वो कंज्यूम करते थे। अ लोफ मेड ऑफ द होल व्हीट, तो ये कंज्यूम करने के लिए बोला था। मतलब नोबेलिटी और क्लर्की जो कंज्यूम करते थे ना, जो मतलब वाइट फ्लोर का बना हुआ चीज़ है, उसको सब मना कर दिया गया था, सबको एक टाइप का ही चीज़ खाना पड़ेगा। So equality was also sought to be practiced through forms of speech and addresses instead of the traditional monsieur and madame, जो कि बोला जाता है। अभी भी आप जाओगे तो फ्रांस में ये वर्ड यूज कहीं ना कहीं पहले करा जाता था, मोनिसियोर और मैडम। ऑल फ्रेंच मैन एंड वीमेन वर हेंसफोर्थ सिटियन एंड सिटियनी बोला जाता था, ठीक है। सिटियन मतलब जो डेफिनेटली फॉर द मेल एंड सिटियनी फॉर द फीमेल जो कि वहाँ के सिटीजन है, तो नाम भी चेंज कर दिए गए थे। एंड चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज। चर्च भी बंद करवा दिए थे भैया, बहुत ही खतरनाक पॉलिसी। मतलब आप सोच रहे हो, उसने चर्च बंद करा दिए, खाने पीने की चीज़ें बैन करा दी कि आपको बस यही चीज़ खानी पड़ेगी, जो कि लोअर क्लास के लोग खाते थे वही सब लोग खाएंगे। और उसके बाद में उसने ये भी बोल दिया था कि कितना ज़्यादा प्राइस आपको मैक्सिमम चीज़ों का मिल सकता है, सब कुछ उसने इक्वलिटी पे लाके खड़ा कर दिया था। इक्वलिटी मतलब ये मत समझना कि ये अच्छा काम कर रहा था रॉबिस्फियर, ये बहुत ही गलत था। बिकॉज ये जो है वो राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट जा रहा था, क्योंकि लोगों को फ्रीडम नहीं था। फ्रीडम मतलब क्या होता है कि मेरी जो इच्छा होगी भैया मैं खाऊंगा, मेरी जो इच्छा होगी मैं वो काम करूंगा लीगल वे में, ठीक है। इलीगल की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। तो राइट टू फ्रीडम पूरी तरीके से छीन लिया गया था। तो ये पॉलिसीज उसकी बहुत ही गलत थी और इन्हीं पॉलिसीज की वजह से इसको भी सजा मिली थी रॉबिस्फियर को। अब देखते हैं कैसे। ही परस्यूड हिज पॉलिसी सो रेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। मतलब जो रॉबिस्फियर को सपोर्ट करते थे कि भैया ये हमारा लीडर है, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके जो सपोर्टर है वो खुद चाहते थे कि भैया तू अपनी पॉलिसी बदल, ली जो पॉलिसी तूने यहाँ पर लागू करी है वो बहुत ही इम्प्लीमेंट करी, वो बहुत ही क्रूअल वे में है। तो ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर भी नहीं माना रॉबिस्फियर और फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794। तो रॉबिस्फियर को पकड़ा और उसको भी जेल ले जाया गया 1794 के अंदर, क्योंकि वो अपनी पॉलिसीज वगैरह चेंज नहीं करा था। और फिर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। कोर्ट ने उसको बोला कि भैया तू देश के खिलाफ चीज़ें कर रहा है, तो अरेस्ट करा और अगले ही दिन गुलेटाइन पे भेज दिया गया था और रॉबिस्फियर को भी सेम ही तरीके से मारा गया था। तो ये एक साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने के लिए मिली थी। सो हियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इसको अच्छे से करना। चलिए, तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब फ्रांस में वापस से नया सिस्टम हम लोगों को देखने के लिए मिला था, क्योंकि जैकोबियन के लीडर को आपने मार दिया, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर को मार दिया,
तो रॉबिस्फेयर की गवर्नमेंट डेफिनेटली गिर जाएगी। अब उसकी जगह कोई और गवर्नमेंट आई होगी, तो उस गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करा होगा। तो चीज़ें अब थोड़ी सी हम लोगों को उल्टी पुल्टी देखने के लिए मिली थी, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या सारी चीज़ें थी। तो पहली चीज़, द फॉल ऑफ द जैकोबियन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। तो कौन आया था जैकोबियन गवर्नमेंट की जगह? मिडिल क्लास के लोग जो कि पैसे वाले हैं, ठीक है। जैसे कि अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास होता है ना, मिडिल क्लास तो उसमें एक अपर मिडिल क्लास भी होता है जिनके पास अच्छा पैसा होता है, अच्छा खासा पैसा होता है। तो उन लोगों ने पावर में आने की कोशिश करी और आए भी सही, ठीक है। सो अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू द नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब इन्होंने वापस से पुरानी पॉलिसी की तरफ जाने की कोशिश करी। इन्होंने बोल दिया कि वोट अब वो लोग नहीं दे पाएंगे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब जिसके पास अगर कुछ भी प्रॉपर्टी है तो वो वोट दे सकता है, और अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। नाउ इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, 2 काउंसिल होगी, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल अ ग्रुप ऑफ पीपल डेफिनेटली हु मेक द लॉज, जैसा कि इंडिया में चलता है, लेकिन वो इलेक्टेड होगी। ये भी बोला था कि इलेक्शन होगा और इलेक्शन के थ्रू वहाँ पर मेंबर जाने वाले हैं। एंड इसके अलावा एक डायरेक्टरी भी अपॉइंट करा गया था, और वो डायरेक्टरी में क्या होता था? एक एग्जीक्यूटिव ग्रुप होता था जो कि 5 जनों का होता था। देखो मेरी बात सुनना, अब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव। अब होता ये है कि वहाँ अब प्राइम मिनिस्टर इज द सिंगल पर्सन बॉडी, ही कैन एक्ट ऑन द मेजर डिसीजन, वो अकेला डिसीजन ले सकता है। और सेम चीज मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर की भी बात करेंगे, ही वॉज द ओनली पर्सन टू डिसाइड ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पर ये लोग डर गए थे कि एक पर्सन के हाथ में इतनी पावर नहीं दे सकते हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 5 मेंबर की कमेटी बना के एक एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। तो उससे क्या होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के हाथ में सारी पावर नहीं जाएगी। तो यही यहाँ पर लिख रखा है कि दिस वाज मेंट एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबियंस। तो जैकोबियंस में मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर की बात चली, उनके पास में सारी पावर हुआ करती थी। हाउएवर द डायरेक्टर ऑफन क्लैशेस विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु देन सॉट टू डिसमिस देम। अब क्या होता था कि जो डायरेक्टर्स थे दे वर अपॉइंटेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जैसे कि जो 5 जनों का ग्रुप है उसको इलेक्ट मतलब जो है वो इलेक्ट कौन करता था? आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या होता था कि ये जो आपका डायरेक्टरी है और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये आपस में इनकी लड़ाई होती रहती थी। कोई पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल पास करे तो डायरेक्टरी उसको पास नहीं करती थी, मानती नहीं थी। डायरेक्टरी की कोई बात जो है वो ये नहीं मानते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उन दोनों के अंदर हमेशा टकरार जो है वो चलती रहती थी, और बहुत बार ऐसा भी होता था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो डिसमिस कर देती थी डायरेक्टर्स को। एक बात समझना, क्योंकि होता क्या था कि डायरेक्टर वर अपॉइंटेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज द पावर टू डिसमिस देम। तो जो 5 डायरेक्टर्स होते थे उनको डिसमिस कर दिया जाता था। तो अब बार बार भैया जो गवर्नमेंट है वो देश के प्रोग्रेस में काम करेगा कि बार बार डिसमिस होगा, इलेक्शन होगा, डिसमिस होगा, इलेक्शन होगा। अगर यही चलता रहेगा तो सारी चीज़ें तो खत्म ही हो जाएगी, डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाएगा। और इन्हीं बीच में एक मिलिट्री का डिक्टेटर था, काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने देखा कि एक सिचुएशन इमर्ज हो रही है यहाँ पर कि ये सारी प्रॉब्लम चल रही है, और यहाँ से मैं पूरे फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उसको हथिया सकता हूँ और अपने अंडर में ले सकता हूँ, और उन्होंने ऐसा ही करा। सो द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। तो फिर जो अब ये देखो, डिक्टेटर क्या होता है? डिक्टेटर वो होता है जो कि केवल उसका ही रूल चलाता है, ठीक है, किसी की सुनता नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सिंगल पर्सन टू रन द होल कंट्री। ओके, इन द क्रूअल वे इट माइट बी पॉसिबल कि वो क्रूअल वे में भी करें, है ना, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ही दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नोन एज द डिक्टेटर। ओके, एंड ही वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर। मिलिट्री मतलब उसके पीछे पूरी मिलिट्री भी हुआ करती थी, तो अकेले पर्सन नहीं होता था, मतलब मिलिट्री होती थी पूरी, और मिलिट्री का जो कमांडर होता है उसको अगर वो पूरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चले जाता है और खुद कंट्री गवर्न करने की सोचता है तो मिलिट्री डिक्टेटर में कन्वर्ट हो जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट वाज वन ऑफ देम। ओके, तो अब देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या करा था। तो उसके पहले कुछ चीजें हैं। सो थ्रू ऑल दिस चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट इन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। लेकिन फिर भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि इन चेंजेस में फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फेटर्निटी मतलब जो भाईचारा है, तो इन चीज़ों से हमेशा इंस्पायरिंग मोटिव हम लोगों को देखने के लिए मिला। पॉलिटिकल मूवमेंट ऑर्गेनाइज होते गए देश की आज़ादी के लिए, बेनिफिट्स के लिए, रिवॉल्यूशंस के लिए।
इन सारी चीज़ों से लिया गया कि क्या है फेटर्निटी, क्या है भाईचारे से हम लोगों को रहना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। तो देखो इक्वालिटी होनी चाहिए तभी तो जैकोबियंस खड़े हुए थे। वो तो जैकोबियंस का लीडर इतना प्रोमिनेंट नहीं था, थोड़ा सा अगर और समझदार होता तो कहने का मतलब ये कि जैकोबियंस और थोड़े से आगे तक जाते। बट हाँ, उन्होंने ट्राई करा था इक्वालिटी वगैरह सारी चीज़ों का, बट फिर भी वो लोग उसमें सक्सीड नहीं हो पाए थे। और ये एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल था फ्रांस का भी और रेस्ट ऑफ यूरोप का भी।